गुड इवनिंग बेटा। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कर रहे थे और आज मॉडर्न फिजिक्स में एक और छोटा टॉपिक बट पक्का है क्वेश्चन मिलेगा आपको, और वो है एटम। फिजिक्स में नहीं तो केमिस्ट्री में पक्का क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल की बात करेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन लाइक एटम में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज की एन और जेड पे डिपेंडेंसी है, और साथ में स्पेक्ट्रल लाइंस पे क्वेश्चन मिल सकता है। तो इतनी चीजें हैं जिसपे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं एटम। तो बेटा एटम्स में अगर पहला मॉडल हम देखें, वैसे तो थॉमसन था बट न्यूमेरिकल्स के हिसाब से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रदरफोर्ड मॉडल पे क्वेश्चन। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल पे जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो पहला क्वेश्चन मिल सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। ओके, सो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। इसके लिए ध्यान रखिएगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। ये क्वेश्चन आपको जनरली मिलता है। ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे और इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, हाँ जी एनसीईआरटी में यही एक ग्राफ दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे और थीटा इधर, अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। वैसे भी कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं जैसे जैसे आपका एंगल जो है, थीटा क्या है, हाँ एंगल जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके पास आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें पहला जो क्वेश्चन हमारे पास था, या पहला जो एंगल कह लीजिए हमारे पास था, उसमें हमारे पास पार्टिकल अलोंग द लाइन चलता था, इस पोजीशन पे जाके रुक जाता था, और इस डिस्टेंस को अगर हम R0 कह लें तो ये पार्टिकल हमारा इधर आता था। क्लियर है? बिल्कुल। अब एक पार्टिकल थोड़ा सा दूर जाता था, थोड़े दूर पे पार्टिकल अगर आ रहा होता था तो ये इधर कहीं आता था, और उसके बाद हाँ ये लाइन दिखाई थी हमने इसकी, बट ये डिफ्लेक्ट होके इस तरह से, हाँ जी ये इस वे में चला जाता था। ठीक है, बिल्कुल। और एक और पार्टिकल ले लेते हैं यहां कहीं पे, थोड़ा और दूर जाएंगे बेटा आप, तो ये पार्टिकल आपका इस वे में जा रहा था, और ये पार्टिकल किसी एंगल से इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फाइन। तो ये तीन केसेस हमने आपको दिए हुए हैं, और ये जो एंगल है ये है हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज थीटा। तो सारी कहानी इसके साथ चलती है। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है आपका इंपैक्ट पैरामीटर बी। तो मैं लिख देता हूं इंपैक्ट पैरामीटर बी जो है आपका। ओके, ये क्या है? हाँ, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वो जो डॉटेड लाइन है ना, वो वेलोसिटी वेक्टर है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस, जहां से आपने अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया। देखिए समझा रहा हूं, ये आपने थ्रो किया था, तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और न्यूक्लियस से इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको दिख रहा है, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है,
यहां पर जो आपको याद रखना है वो आपका है B इज प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाई 2। B इज प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाई 2। आप चाहें तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, B इज इक्वल टू ZE स्क्वायर cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये वेलोसिटी यहां पर थी। m जो है वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आपने दी है उसके साथ इसका रिलेशन है। इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चन भी मिल सकता है। ओके, एक फिर और चीज आती है दैट आर नॉट, ये जो मैंने लिखा है आर नॉट। अगर आप अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस को देखें ना, अगर बिल्कुल आपके उस पर जा रहा है तो वो कभी सेंटर तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि एक डिस्टेंस पे रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप आर नॉट की वैल्यू देखेंगे तो आर नॉट कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर, ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ZE इंटू 2E, ठीक है ना, ZE इंटू 2E, वेरी गुड, बाय आर नॉट, ठीक है। यस यस, तो आप 2E क्या है, 2E ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, ठीक है। ये ZE क्या है, ये आपके न्यूक्लियस का चार्ज है। पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन की बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, और ये जो आपकी यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी इसके बराबर हो जाए। तो इस तरह से आप आर नॉट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एक और कॉन्सेप्ट बेटा इस पे देखिएगा, कई बार क्या होता है आपको थिकनेस ऑफ फॉइल दे दी जाएगी। इफ थिकनेस ऑफ फॉइल इज T एंड n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटर जो हो रहे हैं वो n दिए हुए हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको कैसे देंगे, आपको कोई एंगल दे दिया जाएगा, ठीक है, से थीटा, और अभी हम ये मान लेते हैं कि ये फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। जितने पार्टिकल थीटा डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या डेविएट हो रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स स्कैटर होंगे। क्लियर है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेटा n बाय टी जो है आपका वो कांस्टेंट हो जाता है। इस पे आपको बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जो आपके स्कैटर्ड पार्टिकल होंगे वो उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने थिकनेस डबल कर दी तो उस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे स्कैटर होने वाले पार्टिकल भी डबल हो जाएंगे। अगर आपने ट्रिपल कर दी तो वो ट्रिपल हो जाएंगे, ये ध्यान रखो। बहुत सीधा सा क्वेश्चन मिलेगा इस पे, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो है बोर्स मॉडल, ठीक है। अब बोर्स मॉडल में अगर आपको याद हो तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी बोर ने कहा था, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व
हाँ, ओनली सर्टेन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स, कुछ ही ऑर्बिट्स में वो घूम सकते थे जिन्हें नाम दिया गया था स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट की खासियत क्या थी, आपको पता है, जो एंगुलर मोमेंटम था mvr, दैट इज nh/2π। ये आपका बोर मॉडल जहां भी आपसे कहा गया वहां पर ये आपका अप्लाई हो जाएगा, आंख बंद करके ये अप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोर मॉडल कहने का मतलब ये इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बोर मॉडल में सरकमफ्रेंस जो होती है, सरकमफ्रेंस जो होगी वो n लैम्डा होगी हमेशा। स्टेशनरी ऑर्बिट में n लैम्डा होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो अब क्या होगा, जब भी आप बोर मॉडल को सॉल्व करने जाएंगे, बस बोर मॉडल के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये केवल और केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था, बाकी कहीं नहीं लगता ये। तो हाइड्रोजन लाइक एटम की जब आप बात करते हैं तो आपके पास एक न्यूक्लियस होता है प्लस Ze, और आपके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। तो अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप चाहें तो दो फॉर्मूले याद रखें, वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं लेकिन केवल दो फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेसिक भी आपको बता देते हैं। पहली जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी आपकी 1/4πε0 Ze²/Rn²। ये क्या था, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू mvn²/Rn। यहां समझिए Vn और Rn ये रेडियस है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और Vn जो है वो वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप कहना चाहें nth ऑर्बिट की। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये बनती है और दूसरी इक्वेशन मैंने अभी अभी आपको बताया mvn/Rn इज इक्वल टू nh/2π, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं ये बेटा आपको याद होने चाहिए। Rn आपका आता है 0.53, 529 भी आप याद कर सकते हैं, सबको याद होता है, n²/z एंगस्ट्रॉम। और Vn आपको याद रखना है c/137। ठीक है, c स्पीड ऑफ लाइट है, c/137 z/n, ये मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो यूनिट भी मैंने लिख दी यहां पर। तो ये दोनों चीजें अगर आपको याद हैं तो आप कोई भी क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में वो पूछते हैं और जनरली एन और जेड पे डिपेंडेंसी पूछी जाती है, तो बिल्कुल इसको नोट कीजिए। फिर और फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट, जैसे एक क्वांटिटी तो मैंने ये लिख दी, सेकंड मैंने Vn ले लिया, थर्ड क्वांटिटी देखिए, फिजिकल क्वांटिटी मेरी है, वो आपसे पूछ लेगा भाई ओमेगा n क्या होगी। इसका मतलब nth ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। तो अब आपको बस ये याद रखना है Vn/Rn। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z/n डिवाइडेड बाय n²z। ये चेक कीजिए जरा, तो ये आ जाएगा Z²/n³। क्या आ रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो Z²/n³ हो सकती है। तो हो सकता है आपको दो कंडीशन दे दी जाए, एक हाइड्रोजन एटम दे दिया जाए, एक हीलियम। ठीक है,
हाँ, तो हीलियम का हाइड्रोजन लाइक बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए पूछ सकता है, तो ओमेगा की या आपके फर्स्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट में रेशियो पूछ सकता है, तो एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? देखिए फिर नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो पूछेगा फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है ओमेगा एन बाय 2 पाई होगी, तो ये भी आपकी सीधे सीधे आ गया जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। टाइम पीरियड nth ऑर्बिट में, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का अपोजिट। तो मैं इसे कह सकता हूं, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1/fn, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। ठीक है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। आप टाइम पीरियड 2 πr/v भी करके निकाल सकते हैं, वही रिलेशन आ जाएगा। हाँ, 2 πr/v करेंगे तब भी वही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है nh/2 होता है, तो ये आपका प्रोपोर्शनल हो गया n के। z के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है करस्पॉन्डिंग करंट। इसमें एकदम से कई बार स्टूडेंट्स को वहां पे परेशानी होती है, लेकिन जिनको चीजें याद हैं उनको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। करस्पॉन्डिंग करंट जब आप आई एन की बात करेंगे, तो ये हमने कहा था इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं ई इंटू फ्रीक्वेंसी या ई अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम पीरियड वाली जो चीज है वही आ जाएगी आपकी, और ये आपका क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एक नहीं, बहुत सारे तरीके, बट सिंपली अगर आप देखेंगे इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा होगा वो आपका हो जाएगा आई एन इंटू एरिया। ठीक, तो आप इसको प्रोपोर्शनल लेंगे तो आई एन तो आपका जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब आएगा, और एरिया की जब आप बात करेंगे तो एरिया आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। आर स्क्वायर क्या जाएगा? वो देखिए रखा हुआ है आर स्क्वायर, ये रहा। तो आर स्क्वायर आपका n⁴ बाय जेड स्क्वायर आ जाएगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहां पे आएगी, ये कैंसिल होके n आ जाता है। बिल्कुल, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की हमने बात की थी। हाँ जी, कोई भी चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है या इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसका एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखें तो वो आपसे और भी कुछ पूछा जा सकता है, और वो पूछा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब बेटा ये आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका सेंटर है, आपकी कोई करंट फ्लो कर रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड इन लूप वाला फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई बाय 2r। ये हमारा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से जो, तो यहां पे मैं आई एन आर एन लिख दूं। बहुत बढ़िया। तो आई एन अभी अभी हमने देखा था, आई एन क्या था बेटा? जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, और आर एन था हमारा एन स्क्वायर जेड।
तो अगर आप इसको देखें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो Z³/10⁵ के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको बस Vn और Rn को याद रखना है, उससे आप सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने सारे फॉर्मूले याद रखना पॉसिबल नहीं होता। आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा याद करने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा नेक्स्ट जो क्वांटिटी आपसे पूछी जा सकती है वो है En, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे ध्यान रखिएगा। ये बेटा एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी है, दिस इज टोटल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंक्लूडेड हैं। तो टोटल एनर्जी En जिसे आप कहते हैं वो आपकी कितनी हो जाएगी, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, सभी को याद होती है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -RHC Z²/n²। ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में हो गई। और मैं आपको चाहूंगा कि आप वैल्यू याद रखिए, 1/रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। सारी चीजें बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाती हैं। 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम डालिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं तो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो Z की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो हमारे जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो हो जाएगा -13.6/n², और ये मेरा आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? एक और चीज ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, हाँ, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2। ठीक है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी होती है टोटल एनर्जी, और माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है। इसके बाद एक टर्म आता है बेटा आयनाइजेशन, ई आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी आप कहते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, यानी इन्फिनिटी पे भेज देते हैं, तो ई इन्फिनिटी माइनस ई एन, और आपको पता है ई इन्फिनिटी को आप 0 लेते हैं, तो ये आपकी आ जाती है 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये मैं हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, और जब आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो वो माइनस नहीं 13.6/n² आ जाएगी। क्लियर? ओके, अब देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई देते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, और N इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में ग्राउंड स्टेट मतलब N इज इक्वल टू 1। अब कई बार सीधे सीधे N की वैल्यू दे देते हैं, या जहां गलती होती है वो भी आपको बता दूं, लिखा होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है N इज इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N इज इक्वल टू 2, नोट कर लीजिए बेटा। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल सही बात है, N इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए। यहीं पर एक और टर्म आ जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो वी आयनाइजेशन। अब इसको बड़ा आसान सा फॉर्मूला था,
आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी आई है उसको आप E से डिवाइड कर दीजिए, या अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसका E गायब कर दीजिए, जो वोल्ट है वही आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो गया? 13.6 वोल्ट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद एक टर्म आता है ई एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एनर्जी जिसे आप कहते हैं, तो ये आपकी होती है फाइनल एनर्जी, जिस भी फाइनल एनर्जी मतलब जहां पे भी फाइनली पहुंचा, माइनस इनिशियल एनर्जी। ओके, और इसी तरह से वी एक्साइटेशन आप लेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो आपका हो जाएगा ई एक्साइटेशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो खाली वोल्टेज उसका लिख दीजिए, ई हटा दीजिए, अदरवाइज ई की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, जूल अगर दिया हुआ है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तभी एमिट करेगा, अदरवाइज ऑब्जॉर्व करेगा। तो हायर से लोअर ऑर्बिट पे आएगा। सपोज मैं इसे कहूं N2 और इसे कहूं N1, ठीक है, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 से N1 पे आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरे पास डेल्टा ई होगी बेटा, डेल्टा ई, ठीक है, वो क्या हो जाएगी जरा देखें। डेल्टा ई को मैं लिख सकता हूं ई N1 माइनस ई N2। ठीक है, चेक कर लो, ई N1 माइनस ई N2। हाँ, अब बेटा ये एनर्जी जो है ये लोअर है तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक माइनस साइन लगा देते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड लेंगे, अनलेस अंटिल उन्होंने पूछा नहीं कि प्लस माइनस है, आप उसे हमेशा लोअर माइनस अपर कीजिए, तो माइनस साइन लगा दीजिए, और फाइन अपर माइनस लोअर करेंगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मॉड ले लीजिए उसका। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप लिख देंगे एच न्यू, और यहां पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा ई एन टू माइनस ई एन वन। इसमें कई बार प्लस माइनस साइन का गड़बड़ हो रहा था, फिर वो एग्जाम में अगर हो तो आप परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसको आप कैसे लिखेंगे, आर सी जेड स्क्वायर। ठीक है, हाँ माइनस साइन था ना, तो माइनस वाले साइन से ये आपका आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, तो न्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो RC/H जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ऐसे आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। फाइनल हमेशा इनिशियल से छोटा होगा। कब? जब रेडिएशन एमिट हो रहा है तभी रेडिएशन एमिट होगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा और वो होगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे। पहले मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर आप N2 से N1 पे आए तो फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपकी होंगी, फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, N2 माइनस N1 प्लस 1, N2 माइनस N1 अपॉन 2। ठीक है,
बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं ये कहूं कि ये हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम, और ये आ रहा है ग्राउंड स्टेट पे, फाइनली ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, इसका मतलब मेरे N1 की वैल्यू 1 हो गई। समझ में आ गया? तो इस कंडीशन में मेरी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो क्या हो जाएंगी, N2 इंटू N2 माइनस 1/2। ये जनरली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं पूछा जा सकता, फिर वहां आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला बनाइए और इसको लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट की बात करेगा या हाइड्रोजन लाइक एटम में ग्राउंड स्टेट की बात करेगा तो फिर सेकंड फार्मूला सीधे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन एकदम से वहां पर स्टूडेंट्स को जो स्ट्राइक नहीं करता वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं फॉर्मूला, और ये है बेटा रिकॉइल मोमेंटम, रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एटम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी रेडिएट हो रही है मतलब कुछ मोमेंटम बाहर जा रहा है, और मोमेंटम बाहर जा रहा है तो एटम पे कुछ मोमेंटम आपको मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो यहां पर ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपका आ जाता है P इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। यही तो है जो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन की वजह से लीनियर मोमेंटम आया, और इतना ही आपको अपोजिट डायरेक्शन में किसको मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, एटम को मिलेगा। तो यहां पर 1/λ का जो फॉर्मूला था, ठीक है, हाँ वो भी मैं लिखा देता हूं, ये आपका आ जाएगा 1/λ आपका जाता है RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक, तो जो मोमेंटम आपके पास है उसे आप h/λ लिखेंगे, और 1/λ जो आपने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है ना। हाँ, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए RZ² 1/N1² माइनस N2²। अब अगर आपको यहां पे वेलोसिटी पूछी गई तो आप m भी रख दीजिए, m इज मास ऑफ एटम, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या पूछता है, ये देखिए इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, रिकॉइलिंग एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, P² 2m से निकालिएगा, बड़े आराम से ये निकल आएगा, ठीक। P² 2m दैट इज h² 2m लेमडा स्क्वायर, और लेमडा की वैल्यू आपको पता है, लेमडा आपका है RZ 1/λ है आपका RZ² 1/N1² माइनस N2², ठीक है। हाँ, ये 1/λ की वैल्यू स्क्वायर करके इसको रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट इसमें होता है वो बेटा आपका आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो फॉर्मूला हमने देख ही लिया, 1/λ इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, R 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ये मेरे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया, ठीक। बिल्कुल, यहां पर एक अगर हम डायग्राम बना लें तो थोड़ा सा हमें आसानी हो जाती है बेटा। हाँ, आप इस तरह से अगर बना लेंगे, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, ये आपका n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये -13.6/4 इस तरह से करके लिख दीजिएगा। सबको याद है, बिल्कुल सही बात है आपकी, कि ये आपका -3.4 आता ना, बिल्कुल सही बात है।
तो इससे क्या होता है, बड़ी चीजें कई बार आसानी हो जाती है, तो इसको ऐसे बना लें और याद है तो अच्छी बात है। और फिर नेक्स्ट वाला जो है वो n इज इक्वल टू 3 है, तो ये -13.6/9 हो जाएगा, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बात करते हैं एनर्जी चेंज की, ठीक है, तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ रहा है और कहां से आ रहा है। इस केस में आपकी एनर्जी जो है वो एमिट हो रही होगी। ठीक है, दूसरा आपसे ये कहा जा सकता है कि भाई ये एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्व हो रही, ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया, एनर्जी एब्जॉर्व होगी तो उसकी एनर्जी हायर होगी और वो ऊपर जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो एक तो यहां से चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद बेटा आपको पता है लिमिन सीरीज जो थी उसमें आपका एन फाइनल जो था वो 1 था। फिर हमने पढ़ा था बामर, एन फाइनल आपका 2 था। इसी तरह से पाश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा और सीरीज के नाम आपको पता है, बट मैं यहां पर आपको जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बता रहा हूं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो समझिएगा, इसमें पूछा जाता है, इसे लिखा होता है फर्स्ट मेंबर। अब फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या है? अभी मैं बात कर रहा हूं लिमिन की। लिमिन का फर्स्ट मेंबर जो है वो है बेटा जस्ट 2 से जो 1 पे आया, एडजेसेंट वाले से जो वापस आया। सेकंड मेंबर की मैं बात करूंगा तो सेकंड मेंबर मेरा होगा जो 3 से 1 पे आया होगा। समझ रहे हैं आप? ये लिमिन का फर्स्ट और सेकंड मेंबर हो गया। और लास्ट मेंबर कौन होगा? लिमिन सीरीज का लास्ट मेंबर है जो इन्फिनिटी से 1 पे आया। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बामर के लिए देखें, बामर के लिए अगर आप देखेंगे तो बामर का फर्स्ट मेंबर, अब जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, बामर का फर्स्ट मेंबर और बामर का लास्ट मेंबर। बिल्कुल सही बात है आपकी, बामर का जो फर्स्ट मेंबर है वो 3 से 2 पे आ रहा होगा, है ना, और लास्ट मेंबर जो है वो इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा होगा। तो इस तरह से आप सभी के फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर देख सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है कॉमन सेंस का, बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा। ये वाली जो एनर्जी है ई लास्ट, ये मैक्सिमम होती है, और फर्स्ट मेंबर की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। अब जब आप इसकी बात करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी और लास्ट वाले के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिनिमम होगी। ये समझ में आया? आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 2 पे आप आ रहे हैं तो यहां पर आपकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, लेमडा जो है वो मैक्सिमम होगी। किसके लिए? बामर सीरीज के लिए। तो ये बामर सीरीज के फर्स्ट मेंबर है जिसकी वेवलेंथ आप निकालेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ, और लास्ट मेंबर की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और लेमडा जो है वो मिनिमम होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं अभी केवल बामर को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर बेटा कई बार ये लेमडा मिनिमम पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो जैसे लेमडा मिनिमम या लेमडा मैक्सिमम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं लिमिन सीरीज की बात कर रहा हूं, लिमिन सीरीज की अगर मैंने बात की, तो जब मैं यहां पर मिनिमम की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मिनिमम के लिए एनर्जी मैक्सिमम है, तो मिनिमम कहां से आएगी? मिनिमम आएगी इन्फिनिटी से 1 पे और मैक्सिमम आएगी 2 से 1 पे। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल, आप इसे बड़ी जल्दी से निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर 1/1 माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपली आपका आर आ जाएगा।
तो यहां से आपको सीधे सीधे वैल्यू मिल गई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r, और 1/r आपको पता है 912 एंगस्ट्रॉम है। इसलिए ये मैंने आपको याद कराया था क्योंकि इसमें सब 912 ही आएगा। 1/r की वैल्यू रखेंगे तो बड़ी इजीली आ जाएगा। अब 1/λ मैक्स जब आप देखेंगे, अब क्या होगा? r लिमिन की बात हो रही है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, चेक करो, 4 - 1 3r/4 आ रहा है। यहां से लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/3r, नीचे ध्यान रखिएगा। बस इसको आप 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम रखिए और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 304 आएगा और ये आपका 1216 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे लैम्डा मिनिमम बाय लैम्डा मैक्सिमम भी पूछी जा सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ ये देखें कि किस सीरीज के लिए पूछा गया आपसे। सपोज बामर के लिए गया तो बामर के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, 1/λ मिनिमम जब आप लिखेंगे तो r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका r/4 आ रहा है। और 1/λ मैक्स जब आप लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 - 4 5/36 r ये आएगा। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम 4/r और लैम्डा मैक्सिमम 36/5r और 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम डालिएगा, फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे। कई बार हो सकता है लैम्डा मिन बाय लैम्डा मैक्स या लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिन पूछा है, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे रेशियो निकल आएगा। तो ये बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए जो एटम पे बेस्ड हैं, और जितने क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल सकते हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। और अब चलते हैं उन क्वेश्चंस पे जो जेईई मेंस 2020 में आए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस पे द ग्राफ विच डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल इज। ओके, ग्राफ आपको बताना है, थीटा आपको स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ है, वाई आपको नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड ये दिए हुए हैं। अब बेटा अगर आपको एनसीईआरटी आपने ढंग से पढ़ी हुई है तो आपको एक ही ग्राफ याद आएगा, बिल्कुल, और वो बड़ा सा ग्राफ बना हुआ था और वो ये था, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin4 θ/2, यही था फॉर्मूला, चेक कीजिए। बिल्कुल, और इस पे आप देखेंगे, मतलब इसको आप ना भी याद हो, अगर ये फॉर्मूला आपको ना भी याद हो, वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद है तब भी आप ये ग्राफ तो आपको ध्यान रहता है कि भाई जब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होके आ गए थे ना, है ना? हाँ, 180 डिग्री पे तो बहुत कम थे, तो वो 0 आना चाहिए। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला भी, ये वाला बिल्कुल सही कह सकते हैं आप, हो सकता है, लेकिन यहां पे वो कहता है कि जो सीधे निकल गए वो भी 0 हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल गए थे, उनमें कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं था। तो कॉमन सेंस यूज कीजिए आप, बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। एक जो बेसिक नॉलेज है उसी को आप यूज करें, वही आपका कॉमन सेंस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, the first member of the Balmer series of hydrogen atom has a wavelength 6561 angstrom. The wavelength of the second member of the Balmer series is. अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, तो बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हमने चेक किया कि भाई हमें ये कौन सा एटम दिया गया, तो इन्होंने हाइड्रोजन एटम दे दिया, यानी Z = 1 हमने ले लिया। और फिर बात की है फर्स्ट मेंबर की, फर्स्ट मेंबर और बामर सीरीज की। तो जब हमसे कहा गया बामर सीरीज, इसका मतलब फाइनली ये 2 पे आ रहा होगा।
ठीक है, तो एन फाइनल को मैंने यहाँ 2 लिख दिया, एन इनिशियल। अब जब एन इनिशियल की बात करेंगे तो फर्स्ट मेंबर का मतलब हो गया 3 से 2 पे आ रहा है, ये आपका फर्स्ट हो गया, और सेकंड मेंबर आपका हो गया जो 4 से 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो जब आप 1 बाय लेमडा, इसको मैं फर्स्ट कह दे रहा हूं, ये कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे आर 1/4 माइनस 1/9। ठीक है जी, और फिर आप यहां पे लिखेंगे 1 बाय लेमडा सेकेंड, ये आपका हो जाएगा आर 1/4 माइनस 1/16। हाँ, आप वैल्यू पहले मत डालिएगा नहीं तो परेशान होंगे, सीधे सीधे इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका आ जाएगा लेमडा सेकेंड बाय लेमडा फर्स्ट, डिवाइड कर दीजिए दोनों को। हाँ, बहुत आराम से ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहां से आर और आर कैंसिल हो गया। ओके, तो ये आपका कितना आ गया, 20/27 आ रहा है क्या, चेक कीजिए। ओके, और लेमडा फर्स्ट आपको गिवन है। ठीक है, लेमडा फर्स्ट आपको गिवन है 6561 एंगस्ट्रॉम में, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेमडा सेकेंड इज इक्वल टू 20/27 इंटू 6561। और अगर आप इसको देखें तो ये आपका मेरे ख्याल से 9 से कैंसिल हो जाना चाहिए, 9 3 जा 9 7 6 2। ओके, ये तो 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये गया आपका 243, 243 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आपका आ गया 4860 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा ध्यान रखिएगा, इंटीजर टाइप है, और ये देखिए ना यहाँ गलती कहाँ हो जाती है, ये देखिए सही आंसर निकालने के बाद भी नंबर ना मिले तो फिर फायदा क्या। या नैनोमीटर में पूछा था तो 486 होगा इसका आंसर। हाँ, आपने 4860 डाल दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। तो यहां पे इन्होंने थोड़ा सा पेच फंसा दिया था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। तो ऑब्जेक्टिव और उसमें यही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कंपटीशन है, ये सब चीजें तो की जाएंगी बेटा, तभी पता चलेगा कि आपकी अवेयरनेस कितनी है। ठीक है ना, एप्टीट्यूड की जो टेस्टिंग की बात होती है वो यही होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। In the line spectra of hydrogen atom, difference between the largest and shortest wavelength of the Lyman series is 304 angstrom. Okay, the corresponding difference for the Paschen series in angstrom is, तो लिमिन का डिफरेंस दिया हुआ है और पाश्चन का पूछा है। ठीक है, अब डिफरेंस मतलब क्या हो गया बेटा, लेमडा मैक्स माइनस लेमडा मिन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एटम के लिए ये लिमिन दिया, अच्छा हाइड्रोजन एटम का ही है उसमें, तो लिमिन दिया हुआ है और आपको बताना है पाश्चन के लिए। ये आपको 304 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो बहुत आसान सी चीज है। एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आपका चेक भी हो जाएगा। अब बेटा अगर हम लिमिन की बात करें तो आपको पता है कि 1 बाय लेमडा मिनिमम जब हम लिखते थे तो हम इसे लिखते थे आर, अच्छा जेड की वैल्यू तो 1 हो ही गई, हाइड्रोजन दिया हुआ आपको, आर 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां से लेमडा मिनिमम आपका आ गया 1 बाय आर, और 1 बाय लेमडा मैक्स की अगर आप बात करेंगे, मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से ये आएगा, -1/4, अदरवाइज कई बार तो ये वैल्यूज याद ही हो जाती है। यहाँ पे लेमडा मैक्स आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/3r। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा लेमडा, दैट इज लेमडा मैक्स माइनस लेमडा मिन, ये हमें गिवन है लिमिन के लिए, तो ये आप जब लिखेंगे तो 4/3r माइनस 1/r, तो इसको आप देखेंगे तो ये 1/3r आ जाएगा, एंड दैट इज 304 एंगस्ट्रॉम, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर?
हाँ, तो यहाँ पे बस ये कि आपके आर की वैल्यू क्या दी हुई, इसके लिए चेक था, देखिए वही आ रही है, 912 भी दी हुई है, तो आप डायरेक्टली भी निकालते तब भी आ जाता, बट प्रॉपर मेथड ये रहा। अब जब आप बात करेंगे पास्चन की, तो पास्चन का मतलब एन फाइनल आपका थर्ड हो गया, ठीक है। अब जब आप बात करेंगे 1/λ मिनिमम की, तो आप लिखेंगे आर 1/9 माइनस 1/∞, तो ये आपका r/9 आ गया। और यहां से अगर मैं लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर लूं, तो लैम्डा मिनिमम मेरा 9/r आ गया, ठीक है। ओके, अब 1/λ मैक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं पास्चन के लिए, r 1/9 माइनस 1/16, क्लियर है। तो 16 माइनस 9, ये आपका आ गया 7r/144। चेक कीजिए जरा, यहां से लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 144, ऊपर आ जाएगा 144/7r। इज इट क्लियर? अब बेटा अगर मैं डेल्टा लैम्डा निकाल रहा हूं, तो ये मेरा आ जाएगा 144/7r माइनस 9/r। तो 7 कर दें 63, 144 माइनस 63, ये मेरा आ गया 81/7r। क्लियर है? 81/7r ये मेरे पास आ गया। और यहां पर अगर आप देखें, तो यहां से आप 1/r की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/r की वैल्यू 912 आ जाएगी। तो 81/7 इंटू 912, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। मिनिमम कैलकुलेशन के साथ इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे। हाँ, रटे हुए हैं तो बात अलग है, कितने याद करोगे यार, ये थोड़ी पता कि कौन से वाले देंगे। तो वहां पे आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसको 7 से होगा डिवाइड? नहीं होगा, तो बिल्कुल अब तो मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका 10553 आ जाना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में पूछा, नैनोमीटर में पूछा है? एंगस्ट्रॉम में ही पूछा है, तो ये आपका 10553 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए अपने एंड पे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 Rydbergs. ओके, what is the wavelength of the radiation emitted when the electron in this ion jumps from the second excited state to the ground state? ओके, तो बेटा यहां पर आपको दिया हुआ है आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन 9 Rydberg दिया हुआ है, ठीक। तो अगर आपको याद हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? हाँ जी, आर जेड स्क्वायर बाय, बोलिए बोलिए, आयनाइजेशन एनर्जी आर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसा था, ठीक है। और एन की वैल्यू 1 हो गई। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, वो एच सी वाली भी चीजें थी, आर एच सी था ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आर एच सी इस तरह से आता ना, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जब आपको रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में दिया जाता है, तो एच सी को आप कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये आपको दिया गया है यहाँ पे बेटा, z की वैल्यू भी 1 दी हुई है और n की वैल्यू भी 1 दी हुई है। ये समझ में आया? क्योंकि आयनाइजेशन है, तो 1 से ग्राउंड स्टेट से कहा है उसने, आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। तो इसको आप क्या लिखेंगे? r, ओके ऐसे लिख लो, आर एच सी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है आपको? 9 RHC, ठीक है।
यस, तो अब जब आप इस पे n की वैल्यू को 1 रखेंगे, HC आपका कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको पता चलता है कि मेरे Z की वैल्यू क्या है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम जब दिया जाता है तो ऐसे आएगा, ये Z इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा। यहां आपसे एटम भी पूछा जा सकता है, बट यहां नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया Z मेरे पास ये रहा। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि भाई when electron in this ion jumps from second excited state to ground state, second excited state to ground state, इसका मतलब क्या है? n इनिशियल जो था वो 3 था और n फाइनल जो था वो 1 था। ये समझ में आया क्या? और z की वैल्यू 3 आ गई आपकी। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9। ओके, यहां से आपका ये आ गया r इंटू 9 इंटू 8 बाय 9, और 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो लेमडा की वैल्यू आपकी आ गई 1 बाय 8r, और 1 बाय आर की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 8। हाँ, ये आपका आ गया 8114 आ रहा है क्या? 114 एंगस्ट्रॉम। ओके, अच्छा, एंगस्ट्रॉम में आंसर ही नहीं दिया। देखिए, ये पिछले बार का ट्रेंड रहा होगा कुछ, हाँ, कि एंगस्ट्रॉम में वहां वैल्यू दी और आंसर पूछा नैनोमीटर में। तो भाई नैनोमीटर में जो आपका आंसर है वो 11.4 नैनोमीटर ही आ गया। समझ में आया? हाँ, जरूरी नहीं आप z निकालते, आप इस वैल्यू को यहां से कैलकुलेट करके भी लिख सकते थे। देखिए, एनर्जी जब होती है ना, तो आपको ये पता है कि H इज, हाँ, एनर्जी जो है वो RHC Z स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर, n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी होती है। ये आपको गिवन है 9 रिडबर्ग। आप खाली इस वैल्यू को बाद में पुट कर देते तब भी ऐसे आंसर आ जाएगा, बट हमने आपको बता दिया कि आप Z अगर आपसे पूछा गया, कई बार पूछेंगे कि एटम कौन सा है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ hydrogen atom an electron makes a transition from n plus 1th level to nth level. If n is much greater than 1, the frequency of radiation emit is proportional to, okay, फ्रीक्वेंसी पूछिए। ठीक है ना, तो अब यहां पर बेटा जब भी इस तरह की चीजें आपको दी हो ना, तो पहले एक जनरल फॉर्मूला निकालें और फिर ये वाली कंडीशन रखेंगे। तो हमें याद है कि जब हम बात करते थे En की, तो वो हमारे पास होता था -13.6। हाइड्रोजन एटम का है, तो मैं इसको सिंपली जो है बाय n स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ये En का फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? अच्छा जी, अब अगर मैं देखूं कि डेल्टा E मेरा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा E आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 13.6 1 बाय n फाइनल स्क्वायर। n फाइनल क्या है? ये -1 बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। वैसे तो Z स्क्वायर अगर हाइड्रोजन लाइक दिया हो, बट यहां क्लियरली इसने मेंशन किया हुआ है। आपका बात बिल्कुल ठीक है कि आपका फॉर्मूला जो है वो Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होना चाहिए, बट यहां पर हाइड्रोजन एटम दे दिया तो मैंने Z की वैल्यू सीधे सीधे 1 डाल दी। ठीक है, आप बिल्कुल Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर करके कर सकते हैं, बाद में Z की वैल्यू 1 डालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसको रख दो आप h न्यू, तो ये आपका आ गया 13.6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है,
तो अब आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी है ये आ गई 13.6 बाय h, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 2n+1 आ रहा है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। कभी पूछा जाए तो फॉर्मूला ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, इस तरह से आप पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब आपसे कहा गया कि भाई n इज मच मच ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2n+1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2n एंड n+1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n। अरे बहुत बड़ा है तो उसमें कुछ ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, 1 ही तो ऐड करना आपने। तो यहां पर देखिए न्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.6 बाय h, अप्रोक्सीमेशन अब लगाएंगे हम। यहां पे आपका आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और ये आपका आ गया 27.2 बाय h n क्यूब। ठीक है, तो आपका न्यू प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाय n क्यूब के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया n क्यूब के। है कोई ऐसा आंसर? बिल्कुल, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, प्रॉपर मेथड मैंने आपको दिखाया। अच्छा, कई बार ना ये जब इस तरह की वैल्यूज दी होती हैं तो आप इंटीग्रेशन से भी इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, जैसे आपको वो भी मेथड में आपको दिखा दूं, डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे आप, कैलकुलस बेसिकली। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरी एनर्जी मुझे गिवन होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होती है। चलिए, अब बेटा डीई बाय डी एन, क्योंकि एन मेरा वेरिएबल दिया हुआ है, तो डीई बाय डी एन कर लीजिए। तो डी बाय डी एन कितना आ जाएगा? 27.2 जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। अरे ये तो सीधे एक लाइन में आंसर आ रहा है। और यहां से अगर आप डीई देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27.2, जेड की वैल्यू 1 रखेंगे बाय एन क्यूब, ठीक है, इंटू डी एन। अब समझिएगा ये डी एन क्या, डी एन इज डिफरेंस इन एन। तो आपने कहा था n+1 से n पे गया, तो डी एन की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां पे आप 1 वैल्यू रख दीजिए। तो यहां से आप देखेंगे एच न्यू इज इक्वल टू 27.2 बाय एन क्यूब आ गया, वही आंसर आ गया आपका, देखिए। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बट यहां पे आपको ये समझना जरूरी था कि मेरे पास 1 जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसे मैं डीएन ट्रीट कर सकता हूं। क्लियर? जनरली हमने आपको बताया कि डीएन जो है वो 0.00001 लेते हैं, बट यहां पे एन की वैल्यू इतनी बड़ी है कि 1 जो है आपका दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो यू कैन टेक 1 एज डीएन। इज इट क्लियर? तो ये बेटा वो क्वेश्चंस थे जो जेई मींस 2020 में आए, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको 2021 में भी मिलेंगे। इतने कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।